वेलकम बैक फ्रेंड, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर सीरीज फॉर नेशनलिज्म इन इंडिया। ये हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। आधा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी का बचा हुआ हिस्सा अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप टू सिविल द स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो उनसे पहले तक का सारा कवर कर चुके हैं, पूर्ण स्वराज तक। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखो, तभी ये समझ में आएगी और तभी इसका कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर होगा। नाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने का टाइम आ गया। तो क्या हुआ कि 31 देखो 26 जनवरी 1930 को ये डिसाइड हुआ कांग्रेस सेशन में, जो जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में चल रहा था, कि वी विल कॉल फॉर पूर्ण स्वराज, फुल्ली इंडिपेंडेंट स्टेट। नाउ गांधी जी ने उसके कुछ ही दिन बाद यानी 31 जनवरी को इंडिया के वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन को 11 डिमांड्स एक लेटर के रूप में लिख के दे दी। नाउ ये 11 डिमांड्स किस तरह की थी? ये डिमांड्स जो थी ये बहुत ही इन जनरल डिमांड्स थी। इन जनरल का मतलब है 11 डिमांड, सो दैट पूरा का पूरा इंडिया ये सोचे कि अरे इस लेटर में मेरी भी एक डिमांड है। इतनी इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल सबसे इन जनरल डिमांड जो इस लेटर में थी दैट वाज अबॉलिशन ऑफ टैक्स ऑन सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट के ऊपर देखिए बहुत सारे रीजन थे। पहली बात तो ब्रिटिश रूल को मोनोपोली हासिल थी सॉल्ट के ऊपर, तो सॉल्ट कौन बनाएगा? सिर्फ ब्रिटिशर्स ही बना सकते हैं सॉल्ट, उनके अलावा कोई नहीं बनाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज, सॉल्ट के ऊपर टैक्सेस बढ़ते रहते थे। थर्ड थिंग, सॉल्ट हर कोई खाता है, गरीब हो अमीर हो, लाइक अल्ट्रा अमीर हो, गांव में रहता हो शहर में रहता हो, सॉल्ट हर कोई खाता है। और सॉल्ट पे लगने वाले टैक्स की वजह से हर कोई परेशान था और हर कोई चाहता था कि एटलीस्ट सॉल्ट जैसी बेसिक नेसेसिटी के ऊपर तो इतना हैवी टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से लाइक कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से रिलेटेड, कुछ फार्मर से रिलेटेड, कुछ नॉर्मल सिटीजन से रिलेटेड, ऐसी कुछ 11 डिमांड्स इकट्ठा की गांधी जी ने, एक लेटर में कंपाइल की और वो लेटर भेज दिया लॉर्ड इरविन को, जो उस समय पे इंडिया के वॉइसरॉय थे। बाय द वे आपको पता होना चाहिए वॉइसरॉय क्या होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपना पहले गवर्नर जनरल अपॉइंट करती थी, फिर बाद में उस पोस्ट का नाम चेंज करके वॉइसरॉय कर दिया। वॉइसरॉय एक ऐसी पोस्ट को कहा जाता है जो किसी के बिहाफ पे रूल करे। तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट के बिहाफ पे इंडिया पर रूल करने के लिए जो पर्सन अपॉइंट किया जाता था उसे वॉइसरॉय कहते थे, और ये टाइम टू टाइम चेंज होता था अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। सो लॉर्ड इरविन एट दैट मोमेंट वाज इन कमांड। लॉर्ड इरविन ने स्टार्टिंग में ऑब्वियसली वो सारी डिमांड्स मना कर दी। गांधी जी ने उस रिजेक्शन के बाद ही सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए सिविल डिसोबीडियंट एंड नॉन कॉपरेशन में। सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन में फर्क क्या है? नॉन कॉपरेशन में आप सामने वाले के साथ कॉपरेट नहीं करते हो। लाइक कोई मुझसे कहे कि यार थोड़ी सी हेल्प कर दे, और मैं कहूँ कि नहीं भाई मैं तो नहीं कर रहा। सिविल डिसोबीडियंस में है कि आप लॉ जानबूझ के तोड़ेंगे। लाइक अभी हेल्प नहीं कर रहे तो वो तो करना ही है, बट जानबूझ के उनके काम में भी अड़ंगा लड़ाना है। फॉर एग्जाम्पल कोई साइकिल रिपेयर कर रहा है और मुझसे कहे कि यार वो टूल बॉक्स पड़ा पकड़ा दे जरा, तो ना सिर्फ मैं उसकी हेल्प करने से मना करूं बल्कि वो टूल बॉक्स उठा के भाग जाऊं। सो ये होगा असल में लाइक किसी को परेशान करना। अब प्रॉपर तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को परेशान करने के लिए सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट किया गया। इसमें हम डिसोबे करेंगे, वो भी सिविल, यानी कि लॉज को डिसोबे करना है। तो पहले की तरह ही सारी चीजें हुई, लाइक जैसे शॉप पिकेट हुई, उसके अलावा होली जलाई गई, बहुत सारे फॉरेन गुड्स की जॉब छोड़ दी गई, बायकॉट किया गया, लाइक सारा कुछ नॉन कॉपरेशन वाला हुआ। साथ ही में लोगों ने जानबूझकर लॉस तोड़ने शुरू किए, स्पेशली सॉल्ट लो, क्योंकि सॉल्ट लो तो गांधी जी ने जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट किया था, स्टार्ट ही सॉल्ट बनाकर किया था। नाउ दिस इज अ वेरी फेमस इंसिडेंट जिसे सॉल्ट मार्च के तौर पे भी जाना जाता है। साबरमती के अपने आश्रम से दांडी कोस्टल एरिया तक गए गांधी जी, और इनके बीच में डिफरेंस है 240 माइल्स का। 240 माइल्स में से गांधी जी हर दिन 10 माइल्स चलते थे, और टोटल 24 डेज में अपनी उन्होंने ये पूरा यात्रा जो थी, जो जर्नी थी, कंप्लीट की। 78 डिसाइपल्स उनके पीछे पीछे इस 240 माइल्स में गए। गांधी जी ने 78 डिसाइपल्स के साथ शुरू किया था। 10 माइल एक दिन चले, रास्ते में जितने लोग मिले उनको भी समझाते हुए गए कि ये क्यों जरूरी है। मीडिया वाले रास्ते में मिले, प्रॉपर सबको ये टाइम दे दिया कि हाँ, इतना टाइम दे दिया कि कोई भी आके उनसे मिल सकता था, उनसे पूछ सकता था, उनके साथ जुड़ सकता था। 24 दिन बहुत बड़ा टाइम होता है। 78 डिसाइपल्स के साथ चले थे, फॉलोअर्स के साथ चले थे, लेकिन एंड तक आते आते उनके पीछे मॉब था एक बहुत बड़ा। नाउ गांधी जी ने ये 24 डेज की यात्रा कंप्लीट की। उसके बाद वहां पर कोस्टल एरिया पे बैठ के सबके सामने प्रॉपर तरीके से अंग्रेजों का बनाया हुआ लॉ तोड़ा।
लोगों को इंस्पिरेशन मिली कि गांधी जी जब तोड़ सकते हैं लॉ, तो बाकी लोग क्यों नहीं तोड़ सकते? और लॉ तोड़ने से ही तो होगा। जब सारे लोग ही लॉ मानना बंद कर देंगे तो अंग्रेज गवर्नमेंट फिर कैसे करेगी सबको काबू में? बट जैसे 1920 और 21 में कर्व करना शुरू किया था, लोगों के ऊपर अत्याचार वगैरह करना, मारना पीटना, जेल में डालना, तो इस बार भी वो सब स्टार्ट हुआ। कितना हुआ? बहुत मैसिव स्केल पे हुआ। सारे बड़े बड़े लीडर उठा के जेल में डाल दिए, रिप्रेशन, पूरा बहुत तरह से ऑपरेशन शुरू किया। खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया, नेहरू को पकड़ के जेल में डाल दिया, गांधी जी को भी इवन गिरफ्तार कर लिया गया। इस टाइम पे ऑलमोस्ट 1 लाख लोग पकड़कर जेलों में ठूस दिए थे अंग्रेज गवर्नमेंट ने। बट जो बवाल मच रहा था उस सब चीजों की वजह से, जो ऐसे पॉपुलर लीडर्स के अरेस्ट होने की वजह से, जो लोगों के अंदर का अग्रेशन निकल निकल के आ रहा था, उसकी वजह से ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। तो रीजन क्या है सिविल डिसोबीडियंट कॉल ऑफ करने के? उसका भी वायलेंस ही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो बड़े बड़े लीडर्स को डाला था जेल में, उसकी वजह से गांधी जी, उसकी वजह से जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसकी वजह से जो वायलेंस हो रहा था, उसको कंसिडर करते हुए गांधी जी ने डिसाइड किया कि आई विल कॉल ऑफ द मूवमेंट। इसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने कोई हल तो निकालना था ना, तो उन्होंने लॉर्ड इरविन द्वारा भेजी गई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी लंदन में। अब देखिए, बहुत ही पॉलिटिकली बहुत सोचा समझा मूव था ये। अब देखिए, लंदन में होनी थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और उसके लिए इनवाइट किया गया सिर्फ गांधी जी को। तो गांधी जी बीइंग द सोल लीडर ऑफ द मूवमेंट, वो अब इंडिया से बाहर जा चुके हैं। पीछे से वॉइस रॉय, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, उसकी न्यूज गांधी जी तक नहीं पहुंचेगी। बट गांधी जी ने सोचा कि क्या पता नेगोशिएशन से बात बन जाए और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, बहुत ज्यादा ऐसा दंगा फसाद जो वायलेंस हो रहा है उसको अवॉइड किया जा सके। तो गांधी जी पहुंच गए लंदन, वहां पर उन्होंने उनसे बातचीत की, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। गांधी जी की डिमांड थी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाए और उन्हें प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाए, बट वो परमिशन नहीं मिली। साथ में और भी प्रॉब्लम्स आई थी। फॉर एग्जांपल, वहां पर बैठे थे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उनकी कुछ ऐसी डिमांड थी जो गांधी जी को मान्य नहीं थी, गांधी जी को एक्सेप्टेबल नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, जिन उन डिमांड में से सेपरेट इलेक्ट्रेट, जिसके बारे में हम चैप्टर में आगे और अच्छे से बात करेंगे। बट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अनसक्सेसफुल रहने पे गांधी जी इंडिया वापस आए। वापस आए तो क्या देखते हैं? इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग पॉलिटिकल प्रिजनर्स, सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल में ही ठूसा हुआ है और कांग्रेस को एक इलीगल इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। यानी कि कांग्रेस कैन नॉट वर्क एज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो उन्होंने 1932 में, दिसंबर 1932 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट दोबारा लॉन्च किया। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारों ने दोबारा वाले में नहीं किया। जब 1931 में लॉन्च किया गया था सिविल डिसोबीडियंस फर्स्ट वाला, तो उसमें जो रिच पेजेंट्स थे उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था। रिच पेजेंट्स में आते हैं पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। आपको दोनों नाम याद रखने, ठीक है? पाटीदार्स ऑफ गुजरात, जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ये रिच फार्मर्स थे, इनके पास बड़े बड़े लैंड थे। नाउ प्रॉब्लम क्या थी इनके साथ कि देखिए, 1930 अभी अभी गया है जिसमें द ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स है उनके प्राइस बिल्कुल ही कोलैप्स कर गए। उसके बाद क्रॉप फेलियर्स हुए बहुत बड़े बड़े लेवल पे, क्योंकि फेमाइन थे उस टाइम पे, इरिगेशन वर्क कुछ था नहीं, ऐसा बारिश पे डिपेंडेंट थे, बट बारिश ढंग से नहीं हुई। इन सब की वजह से जो रिच फार्मर्स भी थे उनके पास भी कैश खत्म हो गया। जितना कैश था, उन्होंने की जो सेविंग थी पुरानी, उसी के सहारे वो चलते आ रहे थे, क्योंकि अभी की तो रिसेंट कोई इनकम हुई नहीं, क्योंकि इनकी तो ईयरली इनकम होती है ना। एक ईयर इनकम नहीं हुई तो पिछले ईयर्स की जो सेविंग थी उसको यूज करना है। अभी कैश पूरा खत्म हो गया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि रेवेन्यू तो देना पड़ेगा, टैक्स तो देना पड़ेगा, चाहे खुद कम खाओ, लेकिन टैक्स इज मैंडेटरी। इस बात से दुखी होकर इन्होंने कहा कि यार, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे इतना भी एहसान नहीं कर रही कि हमारी क्रॉप फेलियर हुई है, पूरे साल की इनकम तबाह हो गई, तो हमें कुछ एटलीस्ट टैक्स में रिलैक्सेशन अलाउ कर दें। नहीं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बढ़ चढ़ के सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। बट जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वापस ले लिया फर्स्ट टाइम, तो उन्हें बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ। उन्होंने कहा कि यार, रेवेन्यू प्राइजेस जो हैं, जिसके लिए वो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनको ऐसा स्वराज वगैरह से मतलब नहीं था। उनको तो सिर्फ वो ऑलरेडी रिच हैं, उन्हें उगाना है और उन्हें बेचना है, पैसे कमाने हैं। उनका रेवेन्यू सिस्टम के खिलाफ ये प्रोटेस्ट था। तो
उन्होंने सोचा कि यार रेवेन्यू सिस्टम तो रिवाइज हुआ नहीं है, उससे पहले ही गांधी जी ने वापस ले लिया। तो जब सेकेंड टाइम गांधी जी ने लॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, दे डिड नॉट पार्टिसिपेट आउट ऑफ देयर डिसअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पुअर पेजेंट्स। लाइक रिच वाले तो हमने डील कर लिया, अभी पुअर पेजेंट्स का क्या हाल था देखिए। जो 1930 का डिप्रेशन था उसने सबको हिट किया था, फूड क्रॉप्स के प्राइस सबके लिए गए थे। तो जिन लोगों ने रेंट पे लैंड लेके खेती बाड़ी की थी और उसके बाद उनको कोई कैश इनकम नहीं हुई, उनके लिए रेंट देना बहुत मुश्किल हो गया। और ये 1930 से चल रहा है, 30, 31 और अभी आगे चल रहा है। तो उनके लिए ये था कि यार एटलीस्ट, और डिप्रेशन सिर्फ 30 में नहीं आया था, 30 से पहले भी बहुत टाइम तक था। तो दे वांटेड कि यार जो अनपेड रेंट है हमारा, उसे एटलीस्ट रिमिट कर दिया जाए, ताकि वो लोग नए सिरे से अपनी एक स्टार्टिंग कर पाए, क्योंकि पुराना रेंट इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया कि दे कैन नॉट पे दैट ऑल। उनकी तो इनकम भी बहुत कम होती है। अब बहुत सारी ऐसी पार्टीज थी जो ये कॉन्फ्लिक्ट उठा रही थी, फॉर एग्जांपल सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, बट कांग्रेस ने बहुत क्लियरली नो रेंट मूवमेंट नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि उन्हें रिच फार्मर्स का सपोर्ट चाहिए था। रिच फार्मर्स कैन प्रोवाइड देम रिसोर्सेज टू गो ऑन इन द मूवमेंट। पुअर पेजेंट से हाँ मोबिलिटी बढ़ेगी, मॉब बढ़ेगा, बट रिसोर्सेज नहीं आ पाएंगे, मूवमेंट जारी रखने में दिक्कत आएगी। तो रिच फार्मर्स को दुखी नहीं करना है, क्योंकि उन्हीं से लैंड लेके ये पुअर पेजेंट्स जो हैं टेनेंट्स के रूप में काम करते थे। तो कांग्रेस का बड़ा अनसर्टेन वे था, बट इनके साथ भी एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट इनको भी देखनी पड़ी थी। थर्ड कम्युनिटी हमारे पास है इंडस्ट्रियलिस्ट। इनके पास पैसा कहाँ से आया? इनके पास पैसा आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो इन्होंने प्रॉफिट कमाया था। नाउ अब पैसा बहुत था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी भी इनकी इनकम रोक कर ब्रिटेन की कंपनी जो है उनको इनकम प्रोवाइड करने की कोशिशें करती रहती थी। फॉर एग्जाम्पल, इन्हें एक्सपोर्ट नहीं करने दिया जाता था। जितना भी एक्सपोर्ट होगा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले ऐसा था, बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही सारी मोनोपोली है पोर्ट्स की। पोर्ट में जाएगा तो ब्रिटिश रूल के थ्रू जाएगा, इस तरह की रेस्ट्रिक्शन थी। और इंपोर्ट के ऊपर किसी भी तरह का कुछ भी पाबंदी नहीं थी। तो इनके लिए सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का मतलब ये बनता कि इंपोर्ट के ऊपर कुछ टैक्स लग जाए, तो कंपटीशन करना हमारे इंडियन मर्चेंट्स के लिए आसान हो जाएगा। तो इंपोर्ट के ऊपर टैक्स चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी ही कंपनीज के लिए जो उन्हीं के देश से आ रही है उन पर टैक्स क्यों लगाएगी? इन सब रीजंस के चलते उन्होंने पहले तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। फॉर एग्जांपल कमर्शियल कांग्रेस बनाई उन्होंने 1920 में, फिक्की बनाई 1927 में, बट बाद में इन्होंने सिविल डिसोबीडियंट का बढ़ चढ़ के साथ दिया इकोनॉमिकली। ऐसा नहीं कि हाँ बड़े बड़े सूट पैंट पहन के, कोट पैंट पहन के अमीर अमीर आदमी ऐसे सड़कों पे आ गए और बैठ के गांधी जी के साइड में, नहीं। इकोनॉमिकली बहुत सपोर्ट किया। इकोनॉमिकली सपोर्ट करने का मतलब फुल ऑन पैसा वैसा जो भी चाहिए लो, प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बट जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से गांधी जी वापस आए विदाउट एनी सॉल्यूशन, तो ये लोग भी डिसअपॉइंटेड हो गए। अब इन्होंने जो दोबारा वाला मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि वो ज्यादा अग्रेसिव तरीके से गांधी जी स्टार्ट करना चाहते थे, तो इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, ये सोचते हुए कि यार ये मूवमेंट हो सकता है ज्यादा वायलेंट हो जाए। ज्यादा वायलेंट होगा तो उससे बिजनेस डिसरप्ट होगा, क्योंकि जितना वायलेंस होता है किसी जगह पे, उतना ही उसमें बाजार नहीं लगते और मार्केट नहीं खुलती, खरीदारी वगैरह जो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होते। तो इन्होंने कहा कि इससे बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा, तो दे डिड नॉट सपोर्ट द रिन्यूड मूवमेंट। अब फिर से गरीबों की बात, यानी कि स्मॉल स्केल वर्कर्स जो लोअर लेवल पे काम करते, उनका क्या हुआ? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने तो सपोर्ट किया, तो क्या छोटे लोगों ने भी सपोर्ट किया? नहीं। वर्किंग क्लास जो थी, बिल्कुल ही लेबर क्लास के जो लोग होते हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करते थे, उन्होंने इनका सपोर्ट नहीं किया। बिकॉज वो डेली वेज वर्कर्स हैं, उन्हें जिस दिन वो ऐसा हड़ताल पे जाएंगे उस दिन उनकी इनकम नहीं होगी, और उनके पास ऐसी पुरानी सालों की पड़ी हुई सेविंग्स भी नहीं है जो उन्हें अगले सालों तक सपोर्ट कर सके। तो दे हैड टू फोकस ऑन देयर वर्क्स। हाँ, एक नागपुर में हुआ था ऐसा। नागपुर में वर्कर जो थे उन्होंने रैलीज निकाली थी, क्योंकि उनके पास एसोसिएशन था एक। उस रैली में किया क्या, वही गांधीयन आइडियाज ही थे, बाइकआउट करो, फॉरेन गुड्स हटाओ, पिकेट करो एंड ये सब चीजें, बट उनको भी कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ भी वही प्रॉब्लम थी जो रिच फार्मर्स और पुअर पेजेंट्स के बीच में थी। इंडस्ट्रियलिस्ट से इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रहा था, बड़े अमाउंट का पैसा मिल रहा था, और जो वर्किंग क्लास पीपल थे, इनकी डिमांड्स थी कि हमारी शिफ्ट्स रेगुलेट की जाए, हमारी सैलरीज बढ़ाई जाएं, हमारी छुट्टियां ऐसी की जाएं, हमारी नौकरी पक्की की जाए। इस तरह की चीज़ें अगर कांग्रेस एक्सेप्ट करती तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलिस्ट का नुकसान होता उससे, क्योंकि किसी वर्कर से ज़्यादा काम निकलवाने पे ही इंडस्ट्रियलिस्ट का फ़ायदा होता है।
तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि पैसा प्रोवाइड कर रहे थे फिर से उनका साथ दिया गया और बहुत रिलक्टेंट थी कांग्रेस इनको ज्वाइन करने में। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि पुअर पेजेंट्स को कांग्रेस ने क्यों नहीं सपोर्ट किया, पुअर पेजेंट्स ने सिविल डिसोबीडियंट क्यों ज्वाइन किया, रिच फार्मर्स ने क्यों ज्वाइन किया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्यों ज्वाइन किया, और जो वर्किंग क्लास है उनको कांग्रेस ऐसा सपोर्ट करने में क्यों इतना रिलक्टेंट थी।